है। हमारा ये प्रयास रहेगा इसमें कि हम जो गांव का क्राफ्ट है, जो गांव का ट्रेडिशन है, उसको हम टूरिस्ट से जोड़ें। परिवर्तन तो हमारे जीवन का अंग है और समय के साथ साथ बहुत कुछ बदलता है। न केवल शहरों में बल्कि गांव में भी हम बहुत बड़े बदलाव देख रहे हैं। जी। गांव में ऐसी कौन कौन सी परंपराएं, कौन कौन सी खान पान, वेशभूषाएं और जो कामकाज के औजार थे, कौन से ऐसे बड़े बदलाव आप देख रहे हैं जिनको अब इस बदलते हुए दौर में हम लोग मिस करने लगे हैं? देखिए सर, मैं गांव में गया, मैंने एक बूढ़े से कहा ताऊ राम राम। तो राम राम से गांव की शुरुआत होती है, तो उसका बहुत सटीक जवाब था। उसने हरियाणवी कड़के के माध्यम से मुझे कहा, भाई राम राम में दूध मिला था, नमस्ते मैं चा पानी, सूखी आया लो है, कुछ नहीं आनी जानी। यानी कि उसने पूरी जो हमारी एक सांस्कृतिक जो परिवेश है, उसने मतलब केवल एक कड़के के माध्यम से मुझे संदेश दे दिया कि जब हम राम राम करते थे तो एक दूसरे के लिए दूध लेकर के आते थे। और उसके बाद परंपरा बदली और आज चाय पानी और हाय हेलो है, कुछ आनी जानी नहीं है। तो इस तरह के जो ये जो परिवर्तन है, ये क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है सर इसमें। और हम भूल गए राग रंग, भूल गए जकड़ी, तीन चीज याद रहेगी, नून तेल लकड़ी। तो इसीलिए हमारी जो लोक परंपराएं हैं, कितनी ही ऐसी परंपराएं हैं। चौपाल की संस्कृति डॉक्टर साहब आप अच्छी तरह से समझते हैं, पनघट की संस्कृति हमारी अच्छी तरह से समझते हैं, कोल्लू की संस्कृति हमारी अच्छी तरह से समझते हैं, गांव में जो भाईचारा ब्याह की संस्कृति आप अच्छी तरह से समझते हैं। किसी भी पक्ष पे आप नजर डालिए तो सभी पक्ष फीके पड़ते जा रहे हैं। पनघट तो लगभग समाप्त हो चुका है, और इसके साथ ही कोल्लू की संस्कृति जो पूरा कम्युनिटी सेंटर होता था, वो भी लगभग समाप्त हो गई है। चौपाल का कुछ अंश बचा हुआ है, आने वाले 20-25 साल में वो भी समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही गांव में जो बुजुर्ग थे उनके सिर से पगड़ी चली गई है। हमारे जो लोग पारंपरिक जो परिधान थे, खारा था, दामन थे, सौंपली थी, वो चले गए हैं। लोग पारंपरिक हमारे आभूषण थे। हरियाणवी महिला सर ओकेजनली लगभग 11 किलो चांदी पहनती थी, जिसमें 52 में होती थी, लेकिन वो भी आज अतीत का हिस्सा बन चुके हैं। इसके साथ ही खेती बाड़ी के जो हमारे डंगवारे होते थे, भाईचारे का जो साधन होता था, पैरी जुड़ती थी, और इस तरह से बैलों का लेन देन होता था, बैलों से पशुओं से जो प्रेम होता था, वो सारी परंपराएं पीछे छूट गई हैं। और विवाह में अब यकीन मानिए कि घुड़चड़ी भी अब गायब हो चली है। पहले गांव के चारों ओर विवाह के अवसर पर जो दूल्हा घोड़ी पर बैठ करके गांव के चारों ओर चक्कर लगाता था, खेड़े की दोक मारता था, देवी की दोक मारता था, मंदिर में जाता था। अब किसी के पास इतना समय नहीं है, केवल 2-3 घंटे में ही शादी जो है कर देते हैं। इससे पहले 2-3 महीने तो शादी का माहौल गांव में घर में शुरू हो जाता था। आप भी अपने बचपन को याद कीजिए कि बहनें आ जाती थी, बुआ आ जाती थी, पूरी गली में हलचल मच जाती थी। 10 दिन पहले कढ़ाई चढ़ जाती थी, कढ़ाई पे लोग पूरा कम्युनिकेशन होता था, पूरा सांस्कृतिक आदान प्रदान, बच्चों को वहां बहुत कुछ सीखने का मिलता था। और जिस तरीके से घर में महिलाएं गीत गाती थी, अब जो बड़ बात है वो भी समाप्त हो गया है लगभग। अब भात के गीत हैं वो भी समाप्त हो गए हैं। यानी कि बहन के लिए विवाह में सबसे इम्पोर्टेंट कोई कंपोनेंट था तो वो बाती थे। बस जब तक बाती नहीं बनेंगे कोई प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। तो इस प्रकार कितनी सारी कितनी ऐसी परंपराएं हैं। और बाती भी उस दिन थोड़ा सा अपनी जो हम रोड दिखाते थे, थोड़ी देर से आते थे ताकि उनकी मामा की पूछ होती रहे। तो और फूफा और मामा ये मतलब दो गजब के प्राणी हैं, जिनके रूह से बिना हरियाणवी विवाह जो पूरा नहीं होता। तो ये सारी परंपराएं हैं, लेकिन नई पीढ़ी इन परंपराओं को भूल चुकी है। और हमारी कितनी ही ऐसी जो एक गांव की एक खास संस्कृति डॉक्टर साहब देखने को मिलती थी। पूरा गांव अपने आप में कंप्लीट यूनिट था। पूरा गांव, गांव की लड़की पूरे गांव की लड़की थी। किसी एक लड़की का विवाह है तो नोंदा डाल करके सामूहिक रूप से उसको उसको विदाई दे रहे हैं। विवाह उठाने की परंपरा गांव में थी। गरीब की लड़की है भाई, वो शादी नहीं कर सकता, किसी किसान के वहां खेती करता है, तो किसान ने उसकी लड़की का ब्याह उठा लिया। तो इस प्रकार कितनी ऐसी परंपराएं थी जो पूरा भाईचारे का प्रतीक था। और किसान जो है उस संस्कृति का ऐसा केंद्र था जिसके चारों ओर ग्रामीण संस्कृति घूमती थी। लोहार उस पर निर्भर था, कुम्हार उस पर निर्भर था, नाई उस पर निर्भर था, जुलाहा उस पर निर्भर था, इसी तरह से बड़बूजा उस पर निर्भर था, बढ़ई उस पर निर्भर था।
तो सिकलीगर उस पर निर्भर था। तो पूरी की पूरी एक परंपरा, गांव अपने आप में कंप्लीट एक यूनिट थी, वो यूनिट खत्म हो गई है। वो लोग पारंपरिक काम धंधे समाप्त हो गए हैं। जो एंसेस्ट्रल जो एक्सपर्टीज थी वो समाप्त हो गई हैं। इस प्रकार अब आप देखिए, गांव में जो नाई होता था वो इतना दक्ष और इतना अनुभव होता था, उसने डॉक्टर साहब जो भी रिश्ते करवाए, आज तक किसी का तलाक नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं कि तो वो क्यों, वो पूरे गांव की जानता था, पूरी परंपरा को जानता था, उसके पास एंसेस्ट्रल जो है पारंपरिक रूप से उसका जो अनुभव था, उसका काम ही यही था। अब जो ब्राह्मण है उसका उसका काम यही था। अब जो इसी तरीके से जो सिकलीगर हैं या जो बढ़ई हैं, उनका काम पारंपरिक रूप से उनकी कितनी पीढ़ियां इस काम को करती आ रही हैं, कितनी दक्षता है, वो सारी चीजें धीरे 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 डॉक्टर साहब अब समाप्त हो रही हैं। और ये चिंता का विषय है। जब वो समाप्त होने लगी तो इसीलिए धरोहर जैसी जो मतलब एक संस्था बनी और संग्रहालय के माध्यम से लोगों में लोकप्रिय हुआ। क्योंकि मुझे लगा कि हरियाणा को बने हुए इतने साल हो गया, लेकिन लोगों ने, किसी ने अभी तक हरियाणा के लोगों की दिल की बात नहीं की। दिल की बात क्या, उनसे जुड़ी हुई चीजों का संग्रह नहीं किया। मुझे तो कई बार चिंता होती है डॉक्टर साहब के, भारत देखिए कृषि प्रधान देश है, 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, लेकिन आज तक पूरे भारत को हम एक कोई राष्ट्रीय संग्रहालय खेती बाड़ी का नहीं दे पाए हैं। तो ये चिंता का विषय है। और ये विरासत हेरिटेज विलेज जो हम बना रहे हैं, इसमें भारत का पहला खेती बाड़ी संग्रहालय, जिसमें भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा। और जो लोक पारंपरिक तकनीकें हैं, विषय वस्तुएं हैं हर एक राज्य की, वो यहाँ पर संकलित करके हम उनको दिखाएंगे कि हरियाणा जो कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर 5,000 साल पहले कृषि संस्कृति की शुरुआत हुई। महाराजा कुरु ने सोने का हल चला करके जो कुरुक्षेत्र में जो शुरुआत की। इसके अतिरिक्त जो ब्रह्मा के वंशज हैं, उनका भी धरती पे हल चलाने की परंपरा देखने को मिलती है। वो सारी परंपराओं को संकलित करके युवा पीढ़ी से रूबरू करवाने की आवश्यकता है। इसीलिए ये विरासत हेरिटेज जो हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में हमारा एक प्रयास रहेगा। देखते हैं कितने कामयाब होंगे डॉक्टर साहब इसमें। गांव की जो मिठास थी आधुनिकता के इस दौर में कहीं वो फीकी पड़ रही है। जो समृद्ध परंपराएं थी वो खत्म हो रही हैं। वजह क्या मानते हैं? जितनी व्याधियां आ गई हैं ग्रामीण जनजीवन में भी, और जितनी बुराइयां अब घर कर गई हैं, चाहे शराब का सेवन हो, चाहे अपराध हो, चाहे रिश्तों का सम्मान नहीं करने वाली एक भावना पनप रही है। जैसा आपने अभी जिक्र किया कि किसी की भी लड़की होती थी, किसी की भी बेटी होती थी, वो पूरे गांव की बेटी मानी जाती थी। ये सब चीजें खत्म क्यों हुई हैं आखिर? आखिर इसमें यदि हम हमारी जो शैक्षणिक जो प्रणाली है वो उसको वो भी कहीं तक दोषी है। हमारे संस्कारों में कहीं न कहीं जो हमारी पीढ़ी है, जो गैप है, उसको हम भर नहीं पाए हैं। इसलिए हमारे यहाँ कई बार उसकी नकारात्मक पहलू भी देखने को मिलते हैं। कई बार गांव में आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग होते हैं वो बच्चों से कम बात करते हैं। उनके केवल आदेश होते हैं, मैंने ऐसा कर दिया, परिवार में आपको ये करना है। वो एक पक्षीय पहलू है। यदि सभी परिवार के सदस्यों की बात सुन करके और हम अच्छे प्यार से, संस्कार से उन चीजों को आगे बढ़ाएं, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज बच्चा स्वीकार नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है कि घर में बच्चा विद्रोह तब करता है जब उसकी सुनी नहीं जाती। तो ऐसा जब कम्युनिकेशन एक तरफा होता है तब दिक्कत आती है। जब दोनों तरफा कम्युनिकेशन होता, झगड़ा भी नहीं होगा और परंपराएं भी बची रहेंगी। तो दूसरी एक तो ये बात थी। दूसरा, पाश्चात्य का पर इतना जबरदस्त प्रभाव हमारे मानसिक पटल पर है कि आज भी हम अंग्रेजी बोलना मतलब अपनी श्रेष्ठता का प्रतीक मानते हैं। ये मानसिक गुलामी जो है हमारी अंग्रेज दे गए। तो जब लॉर्ड मैकेले ने 1835 में इंडिया का पूरा सर्वे किया सर, और उससे पूछा गया कि भारत को आप कैसे गुलाम बना सकते हैं, तो जब उसने सर्वे करके जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो उसने कहा कि भारत को हम इतना, सांस्कृतिक दृष्टि से भारत इतना समृद्ध है, किसी भी तरीके से उसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। केवल एक ही तरीके से उसे गुलाम बनाया जा सकता है कि हम अंग्रेज लोग या हम पाश्चात्य के लोग अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करें। हम जो करते हैं श्रेष्ठ है, हमारी भाषा श्रेष्ठ है, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, हमारा पहनावा श्रेष्ठ है, हमारा खान पान श्रेष्ठ है।
वो मानसिकता में ऐसा घर कर गए, वो मानसिकता आज भी हम उसके गुलाम हैं। और यही कारण है कि हम आज भी अंग्रेजी, जब भी कहीं पर आपको प्रभाव जमाने की बात आती है तो अंग्रेजियत या पाश्चात्यता का हम सहारा लेते हैं। वो हमारी संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक है। वो चीज हम अपने बच्चों के घर से, उनके दिमाग से उसको निकाल ही नहीं पाए। जबकि मैं लंदन में रहा, जब मैंने वहां देखा, आपने भी लंदन की यात्रा की है, मैं वहां के जी। गांव में गया, वहां की कंट्री साइड्स को विजिट किया, तो मैंने देखा कि वहां के बच्चों से बात की। वहां का बच्चा केवल एक भाषा जानता है डॉक्टर साहब, और हमारे बच्चे चार चार भाषाएं जानते हैं। तो समृद्ध हम हुए कि वो हुए, लेकिन इसका एहसास कौन करवाए? हम इस चीज हम्म। को एहसास ही नहीं करा पाए कि हमारी जो भाषा है, हमारी जो बोली है, हम गांव में हरियाणवी बोलते हैं, शहर में आते ही हरियाणवी छोड़ दी। क्यों जी? तो ये जो मानसिकता है, इसको कौन बदलेगा? जब तक हम अपनी भाषा पे, अपने देश पे, अपने गांव पे, अपने परिवार पे, अपनी जो मातृभूमि पे, अपने गीतों पे, अपने संस्कारों पे, अपनी परंपराओं पे गर्व नहीं करेंगे, तब तक हम उसे आगे नहीं बढ़ा सकते। आप तीन मोर्चों पर हरियाणा की साहित्य, संस्कृति और लोक संस्कृति को उन्नयन की तरफ ले जाने में अग्रसर हैं, प्रयासरत हैं। आप चाहे धरोहर के जरिए, चाहे अभी जो नव निर्माणाधीन हेरिटेज विलेज है उसके जरिए, दूसरा आपने बहुत सारे विषयों पर पुस्तकें भी लिखी हैं। तो एक तो मैं जी। ये जानना चाहता हूं कि जो पुस्तक आपने लिखी हैं वो किन किन जी। विषयों पर हैं, और दूसरा जो युवा एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग है उसकी जी। क्या भूमिका रहती है हरियाणवी जी। संस्कृति को, हरियाणवी कलाओं को, फोक को आगे बढ़ाने में। पुस्तकें सर, उसमें एक तो जो पहली बार हमने एक तो हरियाणा का मुहावरा कोश लिखा है, जिसमें 5,500 से ज्यादा हरियाणा के मुहावरे हैं। और इसके साथ ही हरियाणा की हास्य लोक कथाएं एक पुस्तक है, पत्रकारिता पे एक पुस्तक है, विश्व में हिंदी का विकास एक पुस्तक है, हरियाणा की लोक साहित्यिक धरोहर एक पुस्तक है, लोक साहित्य धरोहर एक पुस्तक है। और आने वाले दिनों में इसके साथ साथ हरियाणा का कहावत कोश, मैं चाहता हूं कि जो हरियाणा का लोक साहित्य है उसमें कोश परंपरा अभी तक कहीं गायब है, तो उसको हम आज तक हरियाणा के कितने गीत हैं, कोई एक पुस्तक संकलित नहीं कर पाए। हरियाणा की कितनी लोक कथाएं हैं, एक पुस्तक संकलित नहीं कर पाए। आने वाले दिनों में ये जो प्रोजेक्ट है, ये मेरी जो है बिल्कुल जो टारगेटेड जो प्रोजेक्ट है, इसमें हरियाणा के संपूर्ण साहित्य की डॉक्यूमेंटेशन करके और उसको पुस्तकाकार में स्वरूप में जो देना मेरी प्राथमिकता रहेगी। अभी तक इन पुस्तकों के माध्यम से भी बहुत चर्चित हुई, बहुत लोकप्रिय भी हुई और बहुत अप्रिसिएशन भी मिला है। लोक सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पे अभी पुस्तकें आनी बाकी है। हरियाणा की सांझी है, उस पे पुस्तक आ रही है। और इसके साथ ही हरियाणा की जो चित्तन कला है, जो महिलाएं चीतती हैं, घर के दरवाजे चीतती हैं, थापे बनाती हैं, उस पे डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, उस पे भी एक पुस्तक आ रही है। और इसके साथ साथ जो दूसरी परंपराएं हैं, जैसे हरियाणा की जो पगड़ी है, पगड़ी की डॉक्यूमेंटेशन अभी तक हरियाणा की नहीं हुई है, वो भी मैं कर चुका हूँ लगभग, वो भी आने वाली है। तो इस परंपरा में निरंतर काम शोध जो है वो जारी है। यूएम सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के निदेशक के रूप में मेरे को तीसरी बार ये कार्यभार मिला है। और डॉक्टर साहब, हमारे जो विभाग की एक खासियत है, चाहे इसमें अनूप लाठर जी रहे, चाहे इसमें दूसरे पूर्व निदेशक रहे, सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इस मंच को हरियाणवी संस्कृति के संरक्षण के रूप में ऐसा मंच बना दिया जो पूरे विश्व में अपनी पहचान रखता है। इसमें हम 35 के करीब हमारी विधाएं हैं, चाहे हमारे लोकगीत हैं, भजन हैं, हमारे लोक विनोद हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी रागनी है, हमारी गान शैलियां हैं, और इसके अतिरिक्त हमारी चौपाल परंपरा है, हमारी हरियाणवी गजल है। इसके साथ साथ कितनी ही ऐसी विधाएं हैं जिन विधाओं के माध्यम से यहाँ पर 3,000 से भी ज्यादा जो छात्र हैं पूरे हरियाणा के, वो एक मंच पर आते हैं और उस मंच के माध्यम से वो अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति देते हैं। ये रत्नावली हमारा एक फेस्ट है, बहुत गजब का फेस्ट है, जो अपने आप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसके माध्यम से हमारी लोक सांस्कृतिक परंपराएं हैं। सांग की परंपरा विशेषकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हरियाणा के लोक वाद्य वृंद की जो परंपरा यहाँ से शुरुआत हुई और वो पूरे भारत में जो पहुंच गई है, सभी विश्वविद्यालयों में लोक वाद्य वृंद की प्रतियोगिताएं शुरू हो चुकी हैं, उसका श्रेय भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को जाता है। अनूप लाठर जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई है।
हम भी कोशिश कर रहे हैं। पगड़ी बांधने की परंपरा हमने यहाँ पर शुरुआत की है। हरियाणवी खान पान को हमने रत्नावली से जोड़ा है। आपने भी यहाँ के मालपुड़े और जो खीर है उसका रसास्वादन ले रखा है। इसके साथ ही हम युवाओं को जोड़ करके कुछ सेल्फी पॉइंट बनाते हैं और नई विधाओं के साथ जोड़ करके युवा कैसे जुड़े, हरियाणा के जो फोक पेंटर्स हैं, कलाकार हैं, उनके पास जो विषय वस्तुएं हैं पारंपरिक, उनके एग्जीबिशन लगवाते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय किसी मतलब किसी भी तरीके से ज्यादा से ज्यादा जो पर्यटकों तक, लोगों तक, छात्रों तक, युवाओं तक पहुंचे, ताकि अपनी जो संस्कृति है उसकी महक ज्यादा प्रचारित हो सके, प्रसारित हो सके। हमारे अलग अलग जोन है, सभी जोन में हम यूथ फेस्टिवल करते हैं। यूथ फेस्टिवल के माध्यम से हम युवाओं की जो प्रतिभा है वो उसको आगे लेकर के आते हैं। फिर हमारे इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल होते हैं। बीच बीच में हमारी कुछ कार्यशालाएं होती हैं जिसमें लिटरेरी वर्कशॉप है, हमारी पेंटिंग की वर्कशॉप है, बीच बीच में कुछ डांस की या लोक नृत्य की, जो जो लोक नृत्य परंपराएं हमारी समाप्त हो चुकी हैं उनको रिवाइव करने का काम करते हैं। जैसे रसिया नृत्य जो वो इंट्रोड्यूस हुआ। अभी आने वाले दिनों में लूर नृत्य हरियाणा का महत्वपूर्ण नृत्य है, लेकिन बिल्कुल डिसअपियर हो चुका है। अभी कार्यशाला लगा करके हम इसको यूथ के साथ जोड़ेंगे। सांग की परंपरा को हमने आगे बढ़ाया है। आज सुखद बात यह है कि जितने भी हमारे महाविद्यालय हैं उनमें लड़कियां भी सांग करती हैं, जो कि मतलब एक आप देख सकते हैं कि किसी भी विश्वविद्यालय का कितना महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है अपनी संस्कृति को बचाने में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय उसमें पूरे हरियाणा में सबसे अग्रणी विश्वविद्यालय है। महासिंह जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारे विषयों की बहुत सारी जानकारियां आपने दी हैं। हमारे दर्शकों को भी बहुत सुखद लगा होगा। और हम आप सब जानते हैं कि भारत जो है वो ग्रामीण प्रधान देश माना जाता है, कृषि प्रधान देश माना जाता है। भारत की अभी भी 60-65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों की जो परंपराएं हैं, जो वेशभूषा है, जो खान पान है, जो समृद्ध वहाँ की सांस्कृतिक विरासत है, वो अपने आप में एक धरोहर है। और वो हमारे लिए ऊर्जा का काम भी करती है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो कहना चाहिए कि उनके संस्कारों को जीवित रखने के लिए वो पथभ्रष्ट ना हो, इसके लिए भी वो संबल का काम करती रहेंगी। और आप ऐसे विरले लोगों में से हैं जो इस सांस्कृतिक विरासत को, लोक संस्कृति को संजोने का काम कर रहे हैं। उनको एक दस्तावेज के रूप में भी प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये पता रहे कि अतीत में उनके पूर्वज, उनकी जो कल्चर थी, उनके जो ग्रामीण सरोकार थे, संस्कृति थी, वो कितनी समृद्धशाली थी। इसलिए भी आप बहुत बधाई के पात्र हैं। और आपने इतना समय निकाला चैनल के लिए, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे अपने विचार साझा करने का मौका दिया। और आपका सानिध्य स्नेह निरंतर ऐसा ऐसा ही बना रहे, मिलता रहे, और इसी तरीके से आप और हम ये सांस्कृतिक सेवा का सिलसिला निरंतर जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।